लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाए थे वो कॉज वाला ना, करंट अकाउंट डेफिसिट के कॉजेज पढ़ा रहे थे ना, क्या क्या इफेक्ट है वो 4-5 पॉइंट लिखाए थे। पहला पॉइंट क्या था? एक्सचेंज रेट। हेडिंग क्या है उसकी, पूरे उसकी? अच्छा, गुड। CAD लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, पहला था पॉइंट एक्सचेंज रेट। ये पॉइंट मैंने लिखवाया था, एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्सचेंज रेट आप लोग समझ ही रहे हैं क्या है। एक्सचेंज रेट एक्चुअली में क्या है कि फॉरेन करेंसी के बदले अपनी करेंसी का जो रेट परिवर्तन होगा, मतलब जिस रेट में चेंज होगा वो क्या कहलाता है? एक्सचेंज रेट। मतलब अपने रुपए की अदला बदली किससे? विदेशी विदेशी करेंसियों से। उसमें कोई भी करेंसी हो सकती है विदेश की। किसके साथ कितनी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे। किस करेंसी की कितनी डिमांड, जिस करेंसी की जितनी ज्यादा डिमांड होगी वो क्या कहलाती है? हॉट करेंसी। जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है उसे कहते हैं हॉट करेंसी, HOT। और इसी तरह जिस करेंसी की वैल्यू जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती, मतलब ज्यादा स्टेबल होती है, वो करेंसी क्या कहलाती है? और उसकी डिमांड भी हाई रहती है साथ में, वो कहलाती है हार्ड करेंसी। जिसकी वैल्यू ज्यादा हो मार्केट में वो क्या कहलाएगी? हार्ड करेंसी। डॉलर क्या है यहाँ पे? हार्ड करेंसी और हॉट करेंसी दोनों है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ना, हॉट करेंसी एंड हार्ड करेंसी। ऐसे ही डियर मनी और चीप मनी मैंने बताया ही था आपको, उसमें ये टर्म यहां भी अप्लाई होंगे सेम वे में। तो एक्सचेंज रेट में अगर हम आते हैं, एक्सचेंज रेट में हम विदेशों से एक्चुअली में जब रुपए का एक्सचेंज करते हैं तो किस किस करेंसी में ज्यादातर व्यापार, जिस करेंसी में ज्यादातर व्यापार होता है डॉलर में होता है। कई कंट्रियों के साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं कि रुपए में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बीच में सुना होगा रूस के साथ बीच में ये हुआ था कि जब उन्होंने क्या किया, स्विफ्ट से हटा दिया पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से। एक स्विफ्ट होता है इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बैंकिंग में, जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, वो अप्रूव करता है कहीं पे। तो उसके थ्रू जब इनको हटा दिया गया रसिया को, तो इंडिया जब वहां से व्यापार कर रहा था तो वो रूबाल, उनका होती है करेंसी रूबाल, और अपनी यहाँ की होती है रुपया। तो हम लोग, वो जब हमारे यहाँ से सामान लेते थे हम उनसे रूबाल ले लेते थे, और जब हम उनसे सामान लेते थे वो हमारा रुपया एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, तो वो हमारा एक्चुअली में एक दूसरे की करेंसी में चीजें क्या हो रही थी? एक्सचेंज हो रही थी। तो यहाँ पे डॉलर वाली जो इंटरनेशनल करेंसी बनी हुई है उसको एक्चुअली में बाईपास किया गया। तो ऐसे में क्या होगा, एक्सचेंज रेट का प्रभाव कम पड़ेगा। एक तो दोनों करेंसी की डिमांड आपस में जो होगी उसके हिसाब से वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमारी दो बायलैटरल बनेगी उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे। और व्यापार करेंगे तो बार्टर सिस्टम तो है नहीं, पैसे से लेन देन होगा मनी, तो मनी हमारा एक दूसरे से इस तरह एक्सचेंज होगा। इसी तरह जापानी एन है, जापानी एन से भी हमारा कुछ करार हुआ था, जनरली वहां डॉलर में होता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहां ऐसे भी होते हैं कि जहां पे हम सेम करेंसी। ईरान से हुआ था बीच में 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले सुना होगा, जब हम वहां से क्रूड ऑयल मंगाते थे ईरान से तो क्या होता था, हम उनको रुपए में पे करते थे, डॉलर में नहीं। इससे क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट
कम होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा घाटा नहीं होगा ना, क्यों घाटा? समझे? क्योंकि जो भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें फॉरेन करेंसियां होती हैं। जब हम अपनी करेंसी में लेन देन करने लगेंगे तो महंगाई का क्या उतना इंपैक्ट पड़ेगा? यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट, यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट अफेक्ट कर रहा था, अब देखो एक्सचेंज रेट कैसे, जब अफेक्ट हमने एक्सचेंज रेट को बाईपास किया, एक्सचेंज रेट का हम रुपए में लेन देन कहीं कई कंट्रियों से करने लगे, जैसे छोटी कंट्रियों से हम अपना रुपया देते हैं लोन उनको, तो वहां हमें फायदा होता है ना उनके साथ व्यापार करने में। इंडियन रुपया चल जाता है ना नेपाल में, पड़ोस चल जाता, बांग्लादेश में भी चल जाता है, वहां एक्सचेंज कर लो अपना जाके। तो वहां जब बीच की करेंसी हट गई तो हमारे एक्सचेंज रेट का एक्चुअली में कम प्रभाव पड़ेगा, डेफिसिट कम होगा। अब यही एक्सचेंज रेट जब डॉलर में चलेगा, जब 1 रुपए इक्वल्स टू, जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पढ़ रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब आपकी मनी वैल्यू गिर गई, मनी की वैल्यू गिरी डॉलर की अपेक्षा, उसको ज्यादा पैसे हमें देने पड़ेंगे, मनी की वैल्यू गिरी तो। $1 के लिए जो अभी तक 50 रुपए देने पड़ते थे, अब 70-80 देने पड़ेंगे जब मनी की वैल्यू गिरेगी। तो वो एक्सचेंज रेट प्रभावित तो करेगा ना करंट अकाउंट डेफिसिट को, क्योंकि ट्रेड इसमें सारे आ रहे हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ रहा है, सर्विसेज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना इसमें करंट अकाउंट में, तो सारी चीजें अफेक्टेड होंगी ना यहाँ पे। तो इसीलिए एक्सचेंज रेट कैसे अफेक्ट कर रहा है ये तो पता चल गया। इसके लिए कई चीजें एक्चुअली में यही सब की गई, हमारा कई जगह पेमेंट जो होगा किसमें होगा, रुपए में हमने करने की कोशिश की, कुछ जगहों पे होल्ड करने की कोशिश की, कुछ जगहों पे हमने फिक्स किया कि जैसे हमारा एक करार हुआ किसी कंट्री के साथ कि आप इसी डॉलर में इसी रेट में आप इतना ही तेल देंगे, आप इसको महंगाई और डिमांड सप्लाई के हिसाब से बढ़ाएंगे नहीं। अगर 10 साल 20 साल के लिए हमारा करार हो गया तो हम एक फिक्स रेट ऑलवेज सप्लाई करते रहेंगे, और उनके यहाँ से जो वो क्या कहते हैं व्यापार होगा वो हमारे इंडियन रुपीज में पेमेंट हो रहा है। तो यहां से हमें क्या हुआ, सुविधा हो गई चीजें की। और इसी तरह एक बॉन्ड जारी किया गया, आगे चल के पढ़ोगे जब हम बॉन्ड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें मार्केट सेकेंडरी मार्केट जब पढ़ाते हैं, मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो इंटरनेशनल मार्केट में जारी किया जाता है रुपए में, इंडियन रुपीज में। मतलब एक बॉन्ड होता है कि आप बाहर के मार्केट में गए जारी किए, बाहर के मार्केट में क्या होगा, डॉलर, लोग डॉलर देके खरीदेंगे आपका वो बॉन्ड, प्रॉमिसरी नोट, बॉन्ड और कुछ नहीं होता, एक तरह का प्रॉमिस नोट होता है। प्रॉमिस नोट क्या हो गया, आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप ये हमारा पेपर खरीदोगे, हम क्रेडिबल हैं, हम अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है और हमारी एक क्रेडिबिलिटी है। जैसे बैंकों से लोग एनएससी खरीदते हैं, एफडी खरीदते हो ना, खरीदते हो ना चीज़ें, कई किसान विकास पत्र खरीदते हो, इस ट्रेजरी बिल हो गए, इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर बैकिंग दिया है, आरबीआई ने बैकिंग दिया जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो ना। तो वो ट्रस्ट के बेसिस अगर हम जाके मार्केट में रजिस्टर किए वहां पे, तो हम एक बॉन्ड जारी कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस में, यूके में, जापान में, जहां मर्जी, वहां के एक हम प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं सबको कि आप ये हमारा खरीदो, इतने टाइम बाद हम इतना % इस पे आपको वापस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बदले जो ये बॉन्ड आप खरीदेंगे इसमें डॉलर और पाउंड और येन में पैसे नहीं देने, आपको हमें इंडियन रुपए में पैसे देने होंगे। तो यहां क्या एक्सचेंज रेट का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। हमें अगर उन्हें पैसे वापस, ये लोग बॉन्ड वापस खरीद के भी पैसे पे करेंगे तो इंडियन रुपी में ही पे करेंगे। तो इससे इस पे इफेक्ट, एक्सचेंज रेट वाला इफेक्ट डिमांड और सप्लाई वाला नहीं आएगा। इसी तरह जो रुपए में व्यापार करने की कोशिश की गई, अगर अनडेवलप्ड कंट्रियों में हमारी करेंसी ज़्यादा मजबूत की जा रही है, कई कंट्रियों को हम दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं या कुछ व्यापार वहाँ पे कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रियों में कई व्यापार कर रहे हैं, अगर हमारे इंडियन रुपीज़ में लेन देन होगा, हमारी करेंसी क्या होगी, मजबूत होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी, और हमें एक्सचेंज रेट का प्रभाव कम पड़ेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी प्रभाव कम आएगा उसका। पैसे तो आएंगे एक्सपोर्ट करने से हमें, नो डाउट, लेकिन बट कंपेरेटिवली जो हम किसी और करेंसी, एक्चुअली जो इंटरनेशनल मानक के बेसिस पे चीजें देख रहे हैं, वो फॉरेक्स रिजर्व वाला झंझट हमारा कम हो जाएगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे मैनेज हो रहा है, समझ में आया? इस तरह चीजें ये मैनेज की जा रही। और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा,
क्या किया जा रहा है मेक इन इंडिया में? मेक इन इंडिया में कहा जा रहा है आप हमारे यहाँ लाओ, इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है, इंडस्ट्री यहां पे लगेगी, जॉब, सारे प्रोडक्ट यहां पे बनेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट जब यहां बनेंगे तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत खत्म। हमारे यहाँ एफडीआई आया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट वाला, ठीक है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। अब हमारे यहाँ जब जॉब क्रिएट हुई और हमारे यहाँ जब प्रोडक्ट बना, यहां से जब एक्सपोर्ट होगा बाहर की तरफ, हमारे पास क्या होगा? फॉरेक्स रिजर्व आएगा ना, फॉरेक्स रिजर्व आएगा ना, ज्यादा जॉब क्रिएट होगी यहां पे भी पैसे बनेंगे, यहाँ के लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, यहां पे जब पैसे आएंगे, यहां से एक्सपोर्ट होंगी चीजें, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा कि ज्यादा होगा? फिर कम हो जाएगा ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फर्क पड़ रहा था ना, और इंपोर्ट की चीजें घट गई, इंपोर्ट वाली चीजें कम करनी पड़ रही हैं, क्योंकि सब्सिडरी कंपनियां यहां बन गई, चेन बन गया, सप्लाई चेन, यहां पे बढ़ गई चीजें। तो सबसे ज्यादा हमें घाटा कहां हो रहा था? हम घाटे में किसमें थे उस दिन? एक्चुअली में जब करंट अकाउंट डेफिसिट में 4-5 कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया था ना, उसमें घाटे में कहां थे? सर्विस में तो सरप्लस थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वस्तुओं के में ही घाटे में थे। और वस्तुएं हम कहां प्रोड्यूस करना चालू कर दिए? वस्तुएं हम अपने देश के अंदर प्रोड्यूस करना चालू कर दिए ना, मेक इन इंडिया बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई गई ना। अब इस स्कीम को अगर देखा जाए, इस स्कीम में और भी टर्म डाले गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब सिस्टम चालू है। फैसिलिटेटर का काम गवर्नमेंट कर रही है ना यहाँ पे। एफडीआई हर क्षेत्र में बढ़ा दी। पहले जो एफडीआई कहीं पे लिबरलाइजेशन ज्यादा किया ना, जो टर्म आप लोगों ने 91-92 वाला पढ़ा था, लिबरलाइजेशन में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, विदेशों से कंपनियों के इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, एफडीआई आ रही है। अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एफडीआई के लिए जो ऑटोमेटिक रूट है, उसमें कई सेक्टर्स और ओपन करते जा रहे हैं, जिस सेक्टर्स में नहीं है उस सेक्टर्स को भी ओपन करते जा रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं? ये रोल अदा कर रहे हैं फैसिलिटेटर का। तो लोग आएंगे, क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि उनको फायदा होगा, उनको चीप लेबर मिल जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पॉलिसीज मिल रही हैं, लैंड, बिजली, पानी और क्या कहते हैं, लेबर आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड भी पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि नहीं? डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड में तो हमारी सबसे आ रही थी, ठीक। जनसांख्यिकी लाभांश पढ़ा था ना, बीच में पढ़ाया था मैंने। अपने यहाँ ज्यादा है ना, 15 से 59 के बीच की पॉपुलेशन अपने यहाँ बहुत ज्यादा है, ये बढ़ाया था कि नहीं? वही डेमोग्राफिक, याद आया? टर्म भूल जाते हो तुम लोग इकोनॉमी, इसीलिए कहते हैं, मतलब यस, ये बताया था ना मैंने, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे क्या है, कहाँ पे वो एजेड हो रहे हैं। हमारे यहाँ जब वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा, अब इसके लिए, इसको एड ऑन करने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला दिया, कुशल कामगार लोगों को मिल जाएं, बीमा चला दी, कुछ चीजें एक्चुअली में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए स्कीमें चला दी, सिक्योरिटी के लिए। तो इससे क्या होगा? हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, आएगी चीजें, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, हमारे रुपए की वैल्यू भी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ जाएगी, एक्सचेंज रेट भी अच्छा होगा, ये सब हो जाएंगे ना इसमें पॉइंट। आगे कौन सा और कौन सा इफेक्ट बताया था? मुझे लगता है इसमें लगभग सारे इफेक्ट कवर हो गए। उपभोक्ताओं का व्यय, अगर उपभोक्ता ज्यादा व्यय करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा होगा सामान, क्योंकि आप छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गजटेड आइटम सब क्या है, सेमीकंडक्टर आइटम कहाँ से इंपोर्ट करने पड़ते हैं हमको, बहुत लग्जरियस आइटम। अब लग्जरियस आइटम पे अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग खरीदने लगे ज्यादा, तो क्या होगा? बाहर से इंपोर्ट ही होती हैं। यहाँ पे अगर प्लांट लग जाएंगे, मेक इन इंडिया क्या सबका सोल्यूशन है, यहाँ प्लांट लगाओ, सारी लग्जरियस आइटम प्रोड्यूस करो, तो क्या होगा? इससे अपने आप इंपोर्ट, यहाँ की जरूरती चीजें पर कंज्यूमर्स व्यय में ये प्रभावित क्या करेगा? कंज्यूमर्स व्यय का मतलब ये है, सिंपल सी बात, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट में अगर डॉलर के कंपैरिजन में अदर कंट्रीज हम जो रेट करेंगे उसमें ज्यादा पड़ जाएगा, इसमें हमारी वैल्यू रुपए की वैल्यू है, सभी करेंसियों की वैल्यू एक्चुअली में जो बास्केट में डिसाइड हो, सब डॉलर से कंपैरिजन होती है। यस, इंटरनेशनल करेंसी अभी तक डॉलर मानी जाती है, वही डोमिनेट कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया, ब्रिक्स वाला, कई चीजें, AIIB बना, ADB अलग है तो डॉलर में ही है,
तो कुछ एशियन कंट्रियां भी अपना मिलके बना रहे हैं कि डॉलर की एक्चुअली वर्चस्व थोड़ा डाउन हो, क्योंकि डॉलर का वर्चस्व होने से क्या करता है यूएस, करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसे भी बढ़ सकता है। लाइक यूएस ने जो अपने यहाँ सीआरआर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़े, वैसे यूएस का बैंक अगर रेपो रेट बढ़ा दे या रेपो रेट कम कर दे, उसका इफेक्ट डॉलर के सर्कुलेशन पे पड़ेगा। और डॉलर ओवरऑल पूरी दुनिया में फैली हुई है, करेंसी है। अगर वो करेंसी ज्यादा फ्लो कराया, अगर उसका रेट उसने रिजर्व कम किया, तब तो ठीक है, तब तो रुपए की वैल्यू एडजस्ट करेगी। लेकिन वहीं अगर उसने क्या किया, लोन महंगा कर दिया, तो लिक्विडिटी मार्केट से कम हो जाएगी ना, डॉलर की कमी, डिमांड ज्यादा, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। ऑल ओवर वर्ल्ड के इकोनॉमी पे इसका प्रभाव पड़ेगा, अपने यहाँ भी प्रभाव पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। अपने यहाँ भी फिर से इंपोर्ट महंगा बढ़ कर देगा, महंगा हो जाएगा ना। जैसे अपने यहाँ आरबीआई करता है, वैसे उनका फेडरल बैंक करता है यूएस का। तो उसका एक्चुअली में टैपरिंग इस तरह से चीजें होती हैं कि वो अगर डॉलर का रेट के सर्कुलेशन पे रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो उसका होता है, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया उसने, तो क्या होगा, करेंसी मार्केट में कम फ्लो हो जाएंगी, क्योंकि लोन लेना महंगा हो गया लोगों को वहां से डॉलर का, और डॉलर करेंसी के फ्लो को ही तो कंट्रोल कर रहा है। तो उससे हमारे यहाँ क्या होगा, फिर एक्सचेंज रेट करंट अकाउंट डेफिसिट में फर्क पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा ना। कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये भी एक टर्म है। और बताओ कौन सा अगला टॉपिक है, सेम उससे कंज्यूमर स्पेंडिंग से ये कनेक्टेड है। सेविंग रेट ये है कि आप पैसे अगर सेव करते हैं बैंक में, अगर आप उसको उठा के स्पेंड करने लगे ज्यादा अपने खर्चों पे, तो ऑब्वियस सी बात सामान वही जाके फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और चीजें प्रोड्यूस, मतलब सब चीजें आपस में क्या है, इंटरलिंक है, कोई चीज ऐसे। और सबसे जो हॉलिस्टिक टर्म है वो है डिमांड सप्लाई। पूरी इकोनॉमी आप लोग देख रहे होंगे, कोई भी थ्योरी आ रही है, कोई भी थ्योरी आ रही है, डिमांड सप्लाई, पब्लिक देखो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको चाहे गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम आती है सब पब्लिक के उस पर ना, कोई भी चीजें इसके बाहर आपको दिख रही होंगी, जा ही नहीं रही। और आप अगर इन चीजों को अच्छे से समझ गए, तो कोई भी फार्मूला आ जाता है आपके सामने, या नया टर्म भी आ जाता है इकोनॉमी का, कोई नया टर्म भी मान लिया किसी ने दिया, तो आप उसके जब ऑप्शंस दिए होंगे, और जब डिमांड सप्लाई वाला प्रिंसिपल आपने वहां अप्लाई किया जरा सा, कि किन चीजों को जरा सा बारीकी, लेकिन हाँ एक दो ऑप्शन ऐसे होंगे कंफ्यूज करेंगे। अब वहां पे ये है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर जितने भी टर्म इवन आए, एमएसएफ आया या आरबीआई का वो आया, तो हर चीजें क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटर लिंक्ड है। अगला टर्म क्या है इसमें, है रिलेटिव इन्फ्लेशन ना। रिलेटिव इन्फ्लेशन कैसे वर्क करेगा, ये तो समझ में आ रहा है। रुपए की वैल्यू क्या होती है, इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की वैल्यू घटती है। रिलेटिव इन्फ्लेशन, अब किसी और कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा हो या कम हो, वहां वहां दाम सस्ता हो किसी चीज का, मान लिया यहाँ पे दाम महंगा किसी चीज का और नेपाल में सस्ता हो, तो कहां से इंपोर्ट बढ़ा दोगे, कंट्री के बेसिस पे ये हो गया। अब क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये चीजें ही देखेंगे, देखेंगे तो यही ना। कहीं पे किसी को कोई समस्या, देखो जो पढ़ रहे हो डेली आ रहे हो, देखो कई लोग ऐसे होंगे जो बैक की चीजें नहीं पढ़े होंगे, तो इंटरकनेक्ट करना मुश्किल होता है इकोनॉमी में। इसीलिए मैंने स्टेप वाइज सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से एक एक चैप्टर पढ़ाए कि जो आगे यूज हो रहे हैं। बैंकिंग वाला चैप्टर यहाँ पे यूज हो रहा ज्यादा, काफी यूज होता है। आपकी जो प्लानिंग हुई है, जो इकोनॉमी टाइप्स हैं वो भी यूज होती हैं ऑलवेज। इन्फ्लेशन भी यहाँ पे यूज हो ही रहा है आपको बार बार, सारी चीजें यूज हो रही हैं। अभी बॉन्ड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, बॉन्ड वाला अभी चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे सारी चीजें।
हार्ड मनी जिसकी सबसे ज़्यादा एक्चुअली में वैल्यू डिमांड और सप्लाई पे अफेक्ट कम पड़ता है, जिसकी वैल्यू पे अभी लिखा जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो। अगला टर्म लिख लो, अभी हम लिखा दे रहे हैं उसको। हार्ड मनी वो हो गई जिसकी विश्व लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और सबसे ज़्यादा विश्व लेवल पे डिमांड में है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसकी, डिमांड और सप्लाई पे इसके वैल्यू में चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। होती है ना, डिमांड में होती है तभी तो हार्ड करेंसी है। ग्लोबली डिमांड में होते हैं और इसके डिमांड और सप्लाई का फर्क कम पड़ता है इस पे, मतलब इसकी वैल्यू पे। जैसे डॉलर की वैल्यू जनरली स्टेबल मानी जाती है, इसीलिए इसको हार्ड करेंसी कहा जाता है। हॉट करेंसी भी एक्चुअली में वही हो गया फॉरेक्स मार्केट में, किसी भी हार्ड करेंसी को इमीडिएटली जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, टेम्परेरी बेसिस पे जनरली लिया जाता है। टेम्परेरी बेसिस में अगर किसी हार्ड करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो गई तो वो क्या हो गए, हॉट करेंसी। इसका सिंपल लिंक तुम लोग जनरल लाइफ से भी कर सकते हो। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, सॉफ्ट करेंसी इसकी अपोजिट होगी हार्ड करेंसी की। सॉफ्ट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी इसी की जस्ट अपोजिट होगी, मतलब अगर इसकी डिमांड सप्लाई, इसकी लिक्विडिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या होगी, सॉफ्ट करेंसी में जनरली कैलकुलेट की जा सकती है, या अफ्रीकन देशों की जो करेंसियां होंगी, कई कंट्रियों की, सीलिंग हो गया, केनिया की हो गई, ये सब चीज़ें सॉफ्ट करेंसी में आएंगी। इनकी ज़रा सा डिमांड सप्लाई पे क्या होगा, इनकी लिक्विडिटी और इनकी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अब अगला टर्म लिखो, डिप्रिसिएशंस। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन की हिंदी देख लेना एक बार। हरास कह सकते हैं, हाँ हरास से लिख लो। डिप्रिसिएशन एक्चुअली में यहाँ एक डिप्रिसिएशन टर्म ऐसा आया था आपको जब नेशनल इनकम हम पढ़ा रहे थे। नेशनल इनकम याद है, जब जीडीपी निकालते थे और एनडीपी निकालते थे तो डिप्रिसिएशन घटा देते थे ना। जीएनपी से जब एनएनपी निकालते थे, नेट नेशनल इनकम, तब भी हम डिप्रिसिएशन घटा देते थे कि जो टूट फूट हो। अब यहाँ पे लेकिन वो सब मतलब नहीं है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन का मतलब है हमारी करेंसी की वैल्यू में गिरावट। क्यों, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गैप होने की वजह से। डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा है। हमारी करेंसी मतलब जिस करेंसी, किसी करेंसी का मार्केट में वैल्यू कम होना, किसकी वजह से, मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो ये क्या कहलाएंगी, डिप्रिसिएशन, ह्रास। एक तरह से इसका घरेलू मुद्रा, इसको लिखो, घरेलू मुद्रा की मूल्य में गिरावट क्या कहलाएगी, डिप्रिसिएशन। और इसका रीजन ये होना चाहिए मार्केट ड्रिवन फोर्सेस। मार्केट ड्रिवन फोर्सेस कौन सी होती हैं, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई में गैप। ठीक है, डिमांड सप्लाई में गैप होने की वजह से रुपए की वैल्यू में जो गिरावट होगी, रुपए क्या, डोमेस्टिक करेंसी, किसी भी डोमेस्टिक करेंसी, ये किसी भी कंट्री के लिए लागू है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसियों के कंपैरिजन में। अब यहां पे दूसरा टर्म आता है डिवैल्यूएशन।
एक दूसरा टर्म है डीवैल्यूएशन, दूसरा टर्म है डीवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन की हिंदी क्या होगी? अवमूल्यन, अवमूल्यन। अब अवमूल्यन से क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस, बात कर रहे हो, सुने भी क्या बोली है पूजा? सर अपने तू देना बोला है। हाँ तो तुम लोग बात कर, कंट्री अपनी वैल्यू कम क्यों करेगा? ये भी बताते हैं ना अभी, कम करेगा। अवमूल्यन इसको कहते हैं। गवर्नमेंट द्वारा अपनी ये मार्केट में इंटरवीन करते हैं, ठीक है? मार्केट में इंटरवीन करके, मतलब इंटरवीन मतलब समझ रहे हो आप? हस्तक्षेप करना किसी चीज में, ठीक है? मार्केट में इंटरवीन करके वो अपनी करेंसी की वैल्यू कम करना, मतलब अपनी वैल्यू को घटा देना, मार्केट में ज्यादा मनी फ्लो करा देना, या एक्सचेंज रेट फॉरेक्स रिजर्व बाहर मार्केट से खींच लेना, फॉरेक्स रिजर्व को बाहर निकालना ही नहीं। सरकार द्वारा अपनी करेंसी, पर्टिकुलर सरकार द्वारा जिसकी करेंसी है, वो अपनी अगर रुपए की वैल्यू को गिराता है तो क्या कहलाएगा? वो डिवैल्यूएशन। एक तो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस डिप्रिसिएशन, और एक ये है। अब इसमें क्वेश्चन है डिवैल्यूएशन करते क्यों हैं? डिवैल्यूएशन करने के कई रीजन होते हैं। एक तो पहला मार्केट डिस्टॉर्ट करना, कंपटीशन बढ़ाना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना, एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा देना, इंपोर्ट को कम करना। ये भी होता है, फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए भी होता है। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व को एक्चुअली वो मार्केट में उतारेंगे ही नहीं, फॉरेक्स रिजर्व उल्टा होल्ड करके रखेंगे। ये हो गया। और इसमें यही तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए। अब इंपोर्ट अगर वो कम करते हैं तो बाहर कंपनियों को घाटा होगा ना। बाहर की कंपनियां जो यहाँ पे आके मार्केट, हमारी कंट्री का, इस कंट्री में मार्केट है लगभग हमारे यहाँ कितने 130 करोड़ जनसंख्या है। अब 130 करोड़ लोगों को बाहर की कंपनियां क्या कर रही हैं? मार्केट अपना समझ रही हैं। अब यहाँ की करेंसी क्या की? करेंसी की वैल्यू कम कर दी सरकार ने, तो लोगों को पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं कोई सामान खरीदने के। सामान महंगे हो गए ना जो बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, तो लोग अपने आप डिमांड कम कर देंगे। तो सरकार क्या चाह रही है? अब एक्सपोर्ट करो, यहां से पैसे बनाओ, बाहर एक्सपोर्ट करो, तो वहां से ज्यादा आपको फायदा लगेगा। तो सरकार ने यहां क्या किया? बिहेवियरल साइकोलॉजी खेल गई। अब समझ आया क्यों कम करते हैं अवमूल्यन? तो इससे कई बार ये WTO में मुद्दा भी उठाया जाता है। चीन ऐसा काम अधिकतर करता है। यस, चीन की वैल्यू देखोगे, रुपए की वैल्यू बहुत कम रहती है। कब? जानबूझ के वो कम किया रहता है। उसके ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं अधिकतर कि अपने यहाँ इंपोर्ट कम करके वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा इकोनॉमी बढ़ा रहा है अपनी। WTO में क्लेम होता है। हाँ, WTO इसीलिए बना है, IMF हो गया, ये सब चीजें बनी हुई हैं। अब लेकिन हर जगह राजनीति चलती है और पावर चलता है। एक कहावत है ना, क्या नाम, हाँ ये भी है। और एक रामचरितमानस में भी लाइन है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मतलब जो इस रिलीजन के, मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, इसका किसी चीज़ से ऐसा लेना देना नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कहीं पे। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो मुहावरा बहुत फेमस ही है। और पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट और पे चलती है, ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन, ओनली सेल्फ इंटरेस्ट इन द एरिना ऑफ इंटरनेशनल एरिना में सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट चलता है। और सब अपना प्रभुत्व जमाने के लिए मार्केट फोर्सेस, मीडिया, हर चीजें यूटिलाइज करते हैं। इवन कानून के बीच बीच में बनाने के लिए वहां पे भी ये लोग इंटरवीन कर जाते हैं, कई कंट्रियों के सारे प्रोसेस में। सोवरेनिटी टर्म पढ़ा होगा ना, उसमें क्या नाम, पॉलिटी में पढ़ा, सोवरेनिटी, संप्रभुता पढ़ा, किसने किसने पढ़ा है? पढ़ लिया ना, पढ़ लिया। लूसेंट किसने किसने खरीदा? लूसेंट पढ़ना चालू। किसने? यार देखो, अगर आप किसी के ऊपर क्या कौन क्या कहता है, कौन टीचर क्या कहता है, उससे हमसे मतलब नहीं है। मैंने अगर चाहे, कोई अगर कह रहा है गलत है तो उससे पूछो क्या गलत है। सिंपल सा फंडा है। आपको एग्जाम देना, आपको एग्जाम क्लियर करना, जो रिकमेंडेड बुक है, ठीक है, मैं मानता हूं सारी बुक 100% परफेक्ट नहीं होती है, कोई किताब मिलेगी परफेक्ट आपको। रिलेटिवली जो बुक उस समय मार्केट में अच्छी होगी सबसे ज्यादा, वो चीजें बोली जाएंगी, और वो काफी पुरानी बुक है, काफी दिन से चल रही है, और ज्यादातर चीजें उसमें इंप्रूव कर दी गई हैं किसी और कंपेरेटिवली बुक के। तो हमें रिलेटिव टर्म देखना है ना, बाकी करंट की चीजें उसमें हो सकता अपडेटेड ना मिले, क्योंकि आप उसको कन्वेंशनल चीजों के लिए कवर कर रहे हैं। कुछ करंट की चीजें क्या होती है, डे टू डे में हैपनिंग हो रही है, वो अपडेट होती रहती हैं, तो वो आपको खुद ही पता करना। वो तो मैं पढ़ाते समय भी आपसे बोलता हूं कि अगर ये चीज अपडेट हुई तो ये आप करंट में देखते रहिएगा। और किसी भी बुक का, किसी भी चीज का, ठीक है आपको नहीं पसंद आ रही, बात अलग है, लेकिन किसी चीज को डिमीन नहीं करना चाहिए। इस तरह के वर्ड यूज करना या कुछ भी करना किसी भी बुक के लिए, आपको नहीं पसंद है, ठीक है, नहीं पसंद, सिंपल सा लैंग्वेज का तो नहीं अच्छी लग रही मुझे नहीं सिंक हो रहा, ये भी आप देख लो, एक कम्युनिकेट करने का तरीका है। ठीक है, तो वो चीज़ों पे वर्क करना। और उस किताब में आप उसकी बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की चीज़ें आपको कवर होंगी। अगर नहीं कवर करेंगे, जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसको पता चल गया होगा। पीसीएस प्री दिया था ना पिछले साल, नहीं दिया? साइंस क्वेश्चन कम थे इस बार, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कम रहेंगे हमेशा। पिछले साल के और जो क्वेश्चन 10 साल के देखो तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं और से आती है क्या? काफ़ी कुछ मिलता, ऐसा देखो, कोई एक किताब से आप ये नहीं गारंटी कर सकते सारी चीज़ आएगी, लेकिन आपको जो कंपटीटर आपके साथ वाले पढ़ रहे हैं, कम से कम उतना तो तैयार करके रखो। ये तो कंपटीशन है, यहाँ थोड़ी 150 में से 150 क्वेश्चन सही करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। और आप वो बुक्स नहीं छोड़नी है जो सब पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा तब करना जो सब पढ़ रहे हैं पहले वो रट लो। पहले जो आपके पास अगर मटेरियल है उसको अच्छे से रट के, उसमें से जो चीजें आ रही, क्या उसमें सारी चीजें सही कर ले रहे हो, पहले वो उसमें फोकस कर लो, उसके बाद इसमें एडिशन करो भाई। ये फोकस होता है, एक साथ नहीं कि अच्छा इस किताब में नहीं मिला, 2 क्वेश्चन उस किताब से आए थे, अब उस किताब को पढ़ेंगे, भाई पता चला अगली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया उससे। तब कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, चीजें आपकी क्लियर हैं, तो आप गेस कर ले जाएंगे। इसलिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा।
और ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने 7-8 साल इसमें लगाए हैं, 8-10 साल मेरे लग गए हैं। 2013-14 में मैंने जॉब छोड़ी थी। उसके बाद से पहले यूपीएससी दिया, फिर ईसीएस दिया, सब में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, फॉरेस्ट का भी दिया मैंने, फॉरेस्ट सर्विसेज भी दिया, स्टेट फॉरेस्ट भी दिए। और मैंने सब्जेक्ट फिलॉसफी रखा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी रखा था, उसके बाद जियोलॉजी भी रखा, सोशल वर्क भी रखा था सब्जेक्ट ऑप्शनल, और सब में मार्क्स भी आए हैं। एनवायरमेंट साइंस फॉरेस्ट्री इसमें भी होता है, फॉरेस्ट वाले में। तो आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी दैट डजंट, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 90% आपको मेहनत करनी है, आपके अपने रास्ते खुद खुलेंगे, कुछ ना कुछ और रास्ता अपनाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ें नहीं हो पाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं होंगी तो कुछ और करेंगे। भाई जज्बा होना चाहिए ना, थोड़ी आपको कोई रोक लेगा यार। ठीक है, कोई एग्जाम दिए नहीं क्वालिफाई, एग्जाम ही तो है यार, नहीं हुआ सिंकअप, नहीं हो पाया हमसे, ठीक है चलो छोड़ो, एक्सेप्ट करो उसको। एक्सेप्टेंस जैसे करते हो आप मूव ऑन कर जाओगे किसी भी चीज़ से। अनसक्सेस को भी एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई है तो है, क्या कोई बोल लेगा भाई, कौन आ रहा है क्या सुना, हाँ भाई नहीं हुआ, बस बात खत्म। मत करो जस्टिफिकेशन, मत दो, क्या किए वो तुम्हारी अपनी स्ट्रगल है, किसी को नहीं पता कितनी मेहनत किए हो आप उस पर, ना कोई फील कर सकता वो चीज़ें। आप उसको जस्टिफाई करोगे ना, वो और मजे लेगा आपके। कोई एग्जाम दे रहे हो ना, तैयारी कर रहे हो, अभी जाके पीसीएस दे के आए होगे जब लास्ट टाइम, या यूपीएससी, सब घर परिवार रिश्तेदार में जो मजे लेने, क्या हुआ दिए थे, क्या हुआ बता, पता तो चल ही जाता सबको, देने गए थे, अब गए दे के आए, 4 लोग मिले, क्या हुआ, अच्छा फिर जैसे हटे, पता था हमें, दिन भर तो घूमता। तब ये सब चीज़ें एक्चुअली में डिस्करेज करना, एक्चुअली में लोगों ने खुद काम किया नहीं कभी, ना कोई खुद मेहनत करना चाहता। जो भी पर्सन स्ट्रगलिंग होगा, यस, तो चीज़ें दूसरों को डिस्करेज करना ये दुनिया का काम है। आप अपने साथ रूथलेस हो जाइए, अपने साथ अपने आप को प्यार से सहलाना बंद कर दीजिए। अगर सच में मेहनत करनी है, कंफर्ट जोन का दायरा ब्रेक करते रहिए। ब्रेक योर कंफर्ट जोन। दिमाग में आता बार बार, थोड़ी देर आराम करते हैं, अरे यार इतना टफ क्यों पूछेगा यार, थोड़ा तो आसान पूछेगा, इतना कोई बता रहा टफ आएगा, पढ़ना पड़ रहा थोड़ा ज़्यादा मेहनत, इतना टफ नहीं पूछेगा किताब में से, ऐसा आता है ना, हर बार थोड़ी इतना टफ पूछेगा। भाई कोई टफ नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको टफ लग रहा है, सारे क्वेश्चंस आसान हैं। आपने वर्क नहीं किया अपनी चीज़ों पे, इसलिए आपको टफ लग रहा है। आपको जब हम क्वेश्चन लिखने को दे रहे हैं, पहली लाइन लिखने में क्यों समस्या आ रही है, क्योंकि कभी सोचे ही नहीं, पढ़े और रिप्रोड्यूस करने की हैबिट नहीं है। आपको दिमाग को अपने ट्रेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा दिमाग की ट्रेनिंग का, गांव घर मोहल्ले में कुछ ऐसे पर्सन पाए जाते हैं जिनको झगड़ालू कहा जाता है। उनका दिमाग ट्रेंड होता है, हर बात पे उनको मतलब रिप्लाई देना ही बिना सोचे समझे। तीसरा घुसना छोड़ो, उनको एक्चुअली में उनका दिमाग एक होता नहीं, जैसे आपको रोज की कोई चीज करने की हैबिट हो, उनको खुद ही नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। 90% पीपल्स को ये आइडिया नहीं होता वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये सब की कंडीशन है। क्योंकि हम कॉन्शियस सिर्फ 24 घंटे में 2 या 3% रहते हैं, और 97% हमारे एक्ट अनकॉन्शियस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है आप अपनी हैबिट सुधारिए, हैबिचुअल चीज़ों की करिए। सुबह उठते ही फोन पे हाथ जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि अनकॉन्शियस है, आपकी हैबिट है। सोशल मीडिया के फोन उठते ही तुरंत उठा जाता है, क्योंकि आपकी हैबिट पड़ी हुई है, आपको सोचने ही नहीं देती आप कर क्या रहे हैं। कभी आप अपने आप से क्वेश्चन कर पाते हैं, आपको कोई कुछ बोला, जरा सा अगेंस्ट लगा आपको, रिप्लाई इमीडिएट आता है, इंपल्सिव,
आपने ये सोचा ही नहीं क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसको कैसे मैनेज करना। आप लोगों की एज में आप लोगों को कोई अगर टीज करना चाहे, कोई उकसाना चाहे, बहुत आसान है। तुरंत मारपीट पे, लड़ाई झगड़े पे, कुछ भी होता है यूथ को क्यों लोग कहते हैं, इनको जरा सा कह दो ये इनके पास सोचने समझने की पावर, होश में नहीं रहते। एक्चुअली में इनका क्या होगा, तुरंत रिटेलिएशन होगा। जरा सा बोलेगी नहीं आप, इनको लगेगा कि हम सामने वाले को डिमीन कर लें, कुछ भी मतलब किसी भी लेवल पे गिरने को तैयार। मतलब टॉक की एक लेवल हो, मान लिया आपके डिफरेंसेस भी हैं लोगों से, बट देर इज शुड बी मेंटेन अ लेवल, इससे नीचे बिलो द वर्ड्स हमें नहीं यूज करने हैं। एक लेवल होनी चाहिए ना हमारे वर्ड्स के। हमारी पहचान किससे, हमारे शब्दों से है, कहीं पे हम कहते हैं, उससे अगर नीचे लेवल के वर्ड हम यूज कर रहे हैं, हमें क्या फर्क है भाई, अनपढ़ लोगों में और हम में कॉन्शियस रहने में क्या फ़र्क है। आपको अनकॉन्शियसली अगर आपकी हैबिट है, जैसे कहा जाता है गाली देने की किसी की हमेशा हैबिट है, तो क्या होता है ये, कहीं ज़रा सा वो टेम्परामेंट लूज किया तुरंत गाली देगा। वो किस सोसाइटी से आता है उसको यही नहीं पता है, उस सोसाइटी का कल्चर उसके ऊपर, उसको सोसाइटी का बिहेवियर उसके ऊपर कैप्चर किया हुआ है। ऑलवेज क्यों कहा जाता है कि आप अपने दोस्त अच्छे रखिए, क्योंकि आप जिस लोगों के बीच में रहते हैं अनकॉन्शियसली आप उनसे अफेक्ट होते हैं, और कब आपके अंदर आदतें वो हैम्पर करती चली जाती हैं आपको पता नहीं चलता। आप अगर कम्पिटिटिव मेहनत करने वाले लोगों के बीच में, पढ़ाई लिखाई की बातें करने वाले, जिस तरह के माहौल आपको चाहिए, क्यों कहा जाता है माहौल है आपका इन्वायरमेंट, अगल बगल सब आपके बच्चे हैं इधर उधर, ये आके कह रहा है कि अरे यार ये पढ़ना था ये बाकी रह गया, डिस्कशन डिबेट मान लिया, हिट अप डिस्कशन भी हो गया, बट टू द पॉइंट हुआ। किसी टॉपिक पे अगर डिस्कशन हुआ, मान लिया टमाटर के रेट पे डिस्कशन हुआ, उस पर कितनी लड़ाई हो गई, बात खत्म, लेकिन पर्सनल अटैक पे नहीं गए। क्या सोचते हो, क्या समझते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुम किसके साथ रहते हो, क्या करते हो, कोई मतलब नहीं। किस पे डिस्कशन हुआ, सिर्फ एक टॉपिक पे। अब इस तरह के जब तुम्हारे आसपास लोग हैं, तुम इसको काउंटर करने के लिए अपनी नॉलेज बढ़ाओगे ना, ये तो फायदेमंद हुआ तुम्हारे लिए, ये डिबेट डिस्कशन। अब तुम लड़ाई झगड़ा गाली गलौज और क्या कहते हैं मीन लेवल पे गिरने वाले लोगों के साथ हो अगल बगल, जो किसी लेवल पे गिरने को तैयार है, पर्सनल अटैक किसी भी लेवल का करने को तैयार है, हर बात में तुम्हारी गलती ढूंढने वाले, कि ऐसे बैठे हो, ऐसे किए हो, ये किए हो, ऐसा करते हो, मतलब हर चीज में। तो ऐसे लोगों से क्या पार पाया जा सकता है, नहीं, इनको इग्नोर करना बेटर होता है इस समय। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग अपने आप को मेडिटेट करिए, चीज़ों को, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करिए, और पढ़ाई पे जितना आप वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे उतनी बाहर की चीज़ें आपको अफेक्ट कम करेंगी। इसीलिए हैबिट बनाने को कहा जा रहा है, हैबिट बनाओ, डेली पढ़ो, पढ़ोगे दिमाग ओपन रहेगा, और कंटिन्यूअस पढ़ो। अगर आपकी पढ़ने की हैबिट हो जाती लाइफ लॉन्ग, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ऑलवेज आपका दिमाग काम करेगा, आप बहुत सेटिस्फाई होंगे जहाँ रहेंगे, आपके पास नए नए थॉट आएंगे, आप विचारों को एक्सेप्ट कर सकेंगे, हर जनरेशन के साथ आप इंटरेक्ट कर सकेंगे, आपके साथ आसान होगा इंटरेक्ट करना, और हर लेवल पे आपको पता होगा कौन से वर्ड यूज, आपके पास वर्डों की डिक्शनरी बढ़ेगी, कौन से वर्ड आपको यूज करने, कौन से वर्ड नहीं यूज करने हैं, आपको पता चलेगा। ये सब चीजें करने से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा, और ये सब चीजें आपको इंटरव्यू में भी चल के काम आएंगी। इंटरव्यू में आप डे टू डे लाइफ में बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आप जब लोगों से बात करेंगे, जो वर्ड बोलेंगे, किसी को डिमीन करना नहीं पसंद आता, किसी को आप लड़ाई झगड़े, किसी को मतलब कोई भी पर्सन हो, एज ए ह्यूमन बीइंग सब लोग इक्वली डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। कोई भी पर्सन कुछ भी काम कर रहा हो, कुछ भी कास्ट क्रीड कहीं से भी आता हो, हमारा काम है उससे रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करना, उसको रिस्पेक्ट देना। किसी बात से अगर फ्रस्ट्रेटेड है तब भी उसको ये मत बोलो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई फ्रस्ट्रेट होगा उसको ये बोलोगे तो वो और बढ़ा दोगे ना। ये सब चीजें अपने आप में समझ गए, चुप रहो, ठीक है। लिसनिंग हैबिट, पहले सुन लो, समझ लो क्या कौन बोल रहा है, किस लेवल की चीजें हमें रिएक्ट करनी है कि नहीं,
पता चलता कोई थोड़ा सा बोला, तुम रिएक्ट कर गए उसके 10 गुना 100 गुना। ऐसा बोल कैसे दिया भाई? किसी के बोलने का मुंह पकड़ लोगे क्या? पकड़ा जा सकता है क्या? नहीं ना। अब ये सब चीजें डे टू डे हैबिट में लाओगे तो अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। और जब ये सब चीजों में एनर्जी आपकी कम खर्च होगी तो एनर्जी आपकी प्रोडक्टिव चीजों में आ जाएगी ना। तो प्रोडक्टिव चीजों में जब आपकी एनर्जी आएगी तो यहाँ पे आपके दिमाग में जो कचरे सब भरे पड़े हैं वो कचरे बाहर निकल जाएंगे और कचरे की जगह आ जाएंगी आपकी स्पेस लेगा नॉलेज, कंस्ट्रक्टिव थॉट, पॉजिटिव थॉट कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, हमने मेहनत किया ना। आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाई हो, दैट्स इट। जहां नहीं सेटिस्फाई, अब लेकिन ये नहीं कि कुछ पढ़े ही नहीं, 4 ही पेज पढ़े थे तब भी सेटिस्फाई हैं अपनी मेहनत से। सर ने तो कहा था कि नहीं अपनी मेहनत से सेटिस्फाई हो, पढ़ा तो था 4 पेज, लेकिन बस 4 ही, मतलब 4 पेज पढ़ने में तुम लगा दिए 10 दिन और तुम कह रहे हो अपनी मेहनत से सेटिस्फाई हैं। ये वाली मेहनत भी नहीं करनी, अपने साथ ऑनेस्ट रहना। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिलेबस क्वेश्चन सब देख के ऑनेस्टली डेडिकेशन दो, टाइम दो उसको, और आगे आने वाली जिंदगी 2-3 साल में फ्रूटफुल बनाओ। सपने देखो, ऊंचा उछाल मारने की कोशिश करो और उस पर वर्क करो। सिर्फ ख्याली पुलाव मत पकाओ। आपके हाथ में है अपनी जिंदगी चेंज करना, आपकी जो आज फाइनेंशियल कंडीशन उससे अच्छी बेटर करना, आगे आने वाली जनरेशन के लिए आपको सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल कराना और एक बेटर सोसाइटी देना, ये आपके हाथ में है। अदरवाइज अगल बगल झगड़े, नेगेटिव लोगों के बीच में रहना, वो तो ऑलवेज रहेंगे। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो लोग ये कहने वाले हैं, कोई भी स्ट्रगलिंग पर्सन जिसने मेहनत की है वो कभी आप पे क्वेश्चन करेगा ही नहीं। अगर आप कहीं अनसक्सेस हो गए, कोई बात नहीं बेटा, वो ठीक है, ये तो लाइफ का पार्ट है, दूसरी जगह देखो रास्ता, या और वर्क करो इस पे। ये होगा कंस्ट्रक्टिव वे देगा आपको, ये नहीं देगा अरे हम जानते ही थे, पता था। दिन भर तो बैठा रहता था, दिन भर फोन चलाता था, 50 तरह की बुराई तुम में देख लेंगे। और इवन जब रिजल्ट ना आने के बाद इवन घर में भी बैठोगे ना तुम कहीं, तुम्हारी एक एक चीजों पे बुराई निकाली जाने लगेगी। घर पे भी, इवन तुम्हारे घर पे, हर चीज पे। तो आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना, अगर डिग्निफाई लाइफ जीनी है, यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और ये सब चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप डे टू डे लाइफ में अपने आप में लाते हैं, आपकी पर्सनालिटी अलग हो जाएगी कुछ दिन में ही। कभी पर्सनल अटैक किसी पे नहीं जाना, मीन लेवल पे नहीं गिरना लड़ाई झगड़े में। भाई किसी से लड़ाई झगड़े हो गए, हट जाओ, बात मत करो उस पर। कम से कम बाद में कभी मुलाकात हो तो शर्मिंदगी ना हो कि हम दोबारा मिल रहे हैं कि इस लेवल की हरकत किए थे। दिख रहा है, पहले दिख गया कि अगर ये चीज़ें जा रही हैं बिगड़ रही, हट जाओ वहाँ से, मत करो बात, इग्नोर इट। एनर्जी इंडल्स करके कोई फायदा नहीं ना लॉन्ग टर्म यार। अब लेकिन कोई सेल्फ डिफेंस करना है, कहीं पे कोई अब मारने मरने पे आ गया तो यू हैव टू अपने आप को सेल्फ डिफेंस तो करना पड़ेगा, तब की बात अलग है। बट इन जनरल जहाँ तक लगभग 99% प्रॉब्लम्स हम इग्नोर करने से रिजॉल्व कर सकते हैं। सर ये भी रहता है कि मतलब कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में ऐसा कोई दिन आता है कि फ्रस्ट्रेशन होती, नो डाउट होती, अगले दिन से रूटीन चेंज हो जाता है। वो होता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। 1-2 दिन ब्रेक ले लो, अच्छे दोस्त बनाओ जहाँ ओपनली रह सको, फ्रीली रह सको। कोई काम हो जाता है बीच में या कुछ दिक्कत होती है घर में, इस कारण मतलब रूटीन छूट जाता है, फिर अगले दिन से मैनेज नहीं हो पाता है, फिर नया बनाना पड़ता है। हाँ, तो ये समस्या आती है बीच बीच में जब ब्रेक होता है, तो ब्रेक को एज ए लो कि ठीक है हो गया, फिर अगले दिन अपना काम रूटीन पे। जैसे ऑफिस जाते हैं, कोई काम पे जा रहा है, क्या होता है, कोई दिन बीच में छुट्टी पड़ गई तो क्या काम में जाना बंद कर देता है? वैसे ये तुम्हारा काम है, वैसे ही तो काम है ये। ठीक है, बीच में नहीं मन लग रहा है, ब्रेक ले लो, कुछ दोस्तों से अच्छे बात कर लो, जो तुम्हारे अपने अच्छे हित मित्र हो, फैमिली मेम्बर हो, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो, वहाँ आप बातचीत कर लो, थोड़ा खुश हो लोगे,
कुछ अच्छे दोस्त ऐसे रखो जहां आप बिना जजमेंट के आपसे बात कर सकें, आप उनसे बात कर सको। ये पता चले कि अगर इमोशंस का अप एंड डाउन भी है, वल्नरेबल कंडीशन भी है, तो आप वहाँ एक्सप्रेस कर सको। क्योंकि लाइफ ऑलवेज इमोशंस तो ऐसे तो चलता नहीं, ऐसे ऐसे ही चलता है। कभी बहुत गुस्सा, कभी बहुत स्ट्रांगनेस, कभी किसी बात की आती है ये चीज़ें। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम एज ए ह्यूमन, हम परफेक्शनिस्ट नहीं हैं। ठीक है, होना अच्छी बात है, लेकिन हो रहा है उसको पहचानना और अच्छी बात है। लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना कि हमारे अंदर ऐसे थॉट चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, तब समस्या होती है। लेकिन आप पहचान गए, उस पर वर्क कर लिए, तो चीजें सुधर जाएंगी। इसलिए इसी तरह चीजें आपको वर्क करेंगे, अपने मेंटल पीस को बनाएंगे और प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करेंगे। तो ये होगा। अगला टॉपिक क्या है? डिवैल्यूएशन हो गया ना। अप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, और ये सारी साइकोलॉजियां आपके इकोनॉमी में यूज होती हैं, जितनी में मैंने बताई हैं। ह्यूमन बिहेवियर, कहीं पे दंगा फसाद हो गया, वहां की इकोनॉमी क्या होगी? खराब हो जाएगी ना। दंगा फसाद होने पे इकोनॉमी खराब होगी कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन खराब हो तो इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा ना। यूथ चैनलाइज ना हो, कंपनियों में लगाया गया, तुम सबको काम के लिए आपस में लड़ भिड़ रहे हो। प्रोडक्टिव ग्रुप बनाया गया 4 लोगों का, वो ग्रुप के आउटपुट प्रोडक्टिव नहीं निकलेगी अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं हो माइंड सेट से, तो ये सब समस्याएं क्रिएट कर देगा। और इंटरनेशनल एरिना में इन सब का बहुत यूज किया जाता है। आइडियोलॉजी बेसिस पे हर जगह लड़ाया जाता है, लोग कहीं भी हो। 15-20 मिनट रुको, भी खत्म। एप्रिसिएशन, तुम्हें भी जाना। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी फ्री फ्लोटिंग मार्केट है, मतलब ओपन मार्केट है, जहां पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ना। डिप्रिसिएशन क्या था? वैल्यू घटना, और एप्रिसिएशन बढ़ना। डिमांड और सप्लाई की वजह से किसी डोमेस्टिक घरेलू मुद्रा का मूल्य का बढ़ना क्या कहलाएगा? एप्रिसिएशन। कहां पे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। एप्रिसिएशन की हिंदी क्या होगी? है? सराहना। सराहना नहीं होती इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कुछ और टर्म होगा, इसका नाम क्या ना टर्म है एप्रिसिएशन का बेटा? इसका नहीं पता। इकोनॉमी टर्म एप्रिसिएशन का, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लिखो हिंदी उसकी, तब अपने आप आ जाएगा। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कुछ और टर्म है एग्जैक्ट, कल बता देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब नहीं, अगला टर्म लिखो। क्या हुआ, चल नहीं रहा? अगला टर्म लिखोगे इसमें रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या होगा? गवर्नमेंट एक्चुअली में अपने करेंसी की वैल्यू बढ़ाएगी। रिवैल्यूएशन, पुनर्वृद्धिकरण कहते हैं ना इसको। गवर्नमेंट के द्वारा एक्सचेंज रेट, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाई जाएगी। गवर्नमेंट के द्वारा अपनी करेंसी की वैल्यू एक्सचेंज रेट मार्केट में बढ़ाई जाएगी। तो मतलब यहां पे क्या करेगी ये? रीवैल्यूएशन। हाँ, डिवैल्यूएशन का ये अगेंस्ट ना। डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन लिखवाया, अभी एप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन लिखवा रहे हैं। पहले 2 टर्म लिखवाए ना, डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, अभी एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन।
रिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट अपनी वैल्यू के बढ़ाने की, इसमें क्या करेगी, इसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मार्केट में डाल देगी। इसमें क्या करेगी, इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेगी ना। एक्सचेंज रेट का मतलब पता ही है, एक ऐसी प्राइस जिसपे एक डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज रेट उसे ही कहते हैं ना, ये तो बार बार हमने बता ही दिया। अब आगे चलते हैं, टर्म कौन कौन से मार्केट हैं जिसमें ये करेंसियों का लेना देना किस बेसिस पे डिफाइन होता, मतलब ये एक्सचेंज रेट के रेगुलेट करने के कौन कौन से तरीके हैं, एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने के कौन कौन से तरीके हैं। इसमें पहला है, एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने के तरीके, टाइप्स ऑफ, मतलब मैकेनिज्म कह सकते हो। एक्सचेंज रेट वेरियस मैकेनिज्म टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट या मैनेज द एक्सचेंज रेट। विभिन्न तरीके किसके लिए, एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए। एक्सचेंज रेट को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट तो सब समझ जा रहे हो, हिंदी इंग्लिश में सब में कोई ऐसे तो कंफ्यूजन हो नहीं रही है। एक्सचेंज रेट को हिंदी में क्या कहेंगे, विनियम, क्या विनिमय दर ना, लिख लो। विनिमय दर ना, फ्लोट, अगला लिखो, वो अगला पॉइंट इसमें लिखोगे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तैरता विनिमय दर ना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कंट्रोल करने वाले तरीकों में आता है। हाँ यार, मैकेनिज्म है एक्चुअली में, कंट्रोल करने का तरीका नहीं, मैकेनिज्म है करेंसी के एक्सचेंज रेट को, कौन कौन से मैकेनिज्म है, कैसे कैसे मैनेज होती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग से समझ में आ रहा है ना, कोई चीज तैरती हुई, फ्री फॉल है, तैर रही है ना, कहाँ पे, पानी में तैरना नहीं होगा यहाँ, कहाँ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। जब करेंसी को पूरी तरह से छोड़ दिया गया, किसी का इंटरवेंशन नहीं है किसी सरकार का, ठीक है, मार्केट में जैसी डिमांड और मांग और आपूर्ति होगी, डिमांड और सप्लाई होगी करेंसी की, उसी के हिसाब से उसका विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट डिफाइन हो, तो क्या कहलाएगा वो, कौन सा मैकेनिज्म, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहां पे कोई गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है कुछ, करेंसी फ्री फॉल है, मतलब जिस करेंसी की ज्यादा डिमांड होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी कम होगी वो उसकी घट जाएगी। तो यहाँ पे अगर अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाना है तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रियों में जब हमारे एक्सपोर्ट जाएंगे उनको हमारी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कंट्रियों में कर देंगे, सभी कंट्रियों में हमारा दबदबा बढ़ेगा, तो उनको हमारी करेंसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्या वैल्यू, जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। अगर हमारे ट्रेड बहुत सी कंट्रियों से होने लगे और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें हर जगह, तो ये मार्केट बेसिस होगा ना, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं, और मार्केट किस पे कंट्रोल हो रहा है, ट्रेड पे, ट्रेड पे ही तो कंट्रोल हो रहा है, सर गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड पे ना, उसी के बेसिस पे करेंसी का डिमांड और सप्लाई मैनेज हो रहा है। अगर सामान कई कंट्रियों को हमसे सामान खरीदना हो, ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और उनको हमारी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ना ज़्यादा, जब ज़्यादा पड़ेगी तो हमारी करेंसी अपने आप हो जाएगी। तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या कह रहे हैं हम, मार्केट ड्रिवन फोर्सेस ना,
अब मार्केट ड्रिवन फोर्सेस में क्या है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई करेंसी की क्यों होती है, क्योंकि उसके पीछे ट्रेड है, बिजनेस है डिफरेंट कंट्रियों से, इसीलिए तो। बिजनेस ही नहीं करेंगे तो क्यों होगा भाई, तब तो कोई मतलब नहीं हुआ। अब जब बिजनेस कर रहे हैं किसी कंट्री से, कई कंट्रियों से, तो उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, ये करेंसी की डिमांड और सप्लाई घट बढ़ रही है, उसी के बेसिस पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये मैकेनिज्म जो लागू हुआ क्या कहलाया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें टर्म समझ में आया, एक्सचेंज रेट मार्केट हो गई एक। एक्सचेंज रेट मार्केट होगी। अब यहां पे डिमांड और सप्लाई अगर जो ड्रिवन होगा वो क्यों होगा करेंसी का, क्योंकि ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है ये, गुड्स एंड सर्विसेज के। अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो जाए तो गुड्स में भी सरप्लस हो जाएगी, सर्विस में भी सरप्लस हो जाएगी, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो हम भी मार्केट ड्रिवन तो चल ही रहे हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। अब यहीं पे हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, हमारी करेंसी क्यों कोई चाहेगा, क्योंकि उसको सामान थोड़ी खरीदना है हमसे। जब हमसे ज्यादा सामान खरीदना होगा तो हमारी करेंसी में खरीदना चाहेगा, क्योंकि आसान पड़ेगा ना उसके लिए ज्यादा कंट्रियों को। इसी बेसिस पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैनेज हो रहा। कहीं पे कोई डाउट किसी को? टर्म आ रहे हैं नए नए, लेकिन आसान टर्म है सब, सिंपल सा। आप अपने घर की इकोनॉमी से सब चीजें रिलेट करके चलिए, हर चीज आपको पता चलती रहेगी अगल बगल के इकोनॉमी से। अगला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड 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 मतलब फिक्स्ड करते हो ना कोई चीज, फिक्स कर दिए ये चीज। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब सप्लाई फिक्स कर दिया कि इतना ही एक्सचेंज होगा, इससे ज्यादा बस वही। इसमें क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या करेगी, जिसकी डोमेस्टिक करेंसी वहां की गवर्नमेंट कह देगी कि $1 बराबर अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए ज्यादा 1 रुपए नहीं देना हमें। मार्केट में कुछ भी डिमांड सप्लाई चल रही हो, ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है। ये कब होता था अपने यहां, जब ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुआ था, तब 1 रुपया बराबर $1 का, वो सुनते हो ना न्यूज में, $1 बराबर 1 रुपए, ये सब सुनते हो कि नहीं आप लोग न्यूज में? तब अब मार्केट डिमांड और सप्लाई से नहीं, किस पे हो रहा है, फिक्स कर दिया सरकार ने, भाई इससे रुपए हम कम नहीं करेंगे अपने। इसमें क्या व्यापार होगा, क्लोज इकोनॉमी टाइप की कंडीशन होगी ना यहाँ तो। एक ओपन इकोनॉमी बड़ी, एक क्लोज। ये एलपीजी रिफॉर्म के पहले था। एलपीजी रिफॉर्म पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ही प्रेशर बनाया सरकार पे, क्योंकि हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म जब हुआ था, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मत पढ़ लेना, ठीक है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। एलपीजी के टाइम पे क्या हुआ था, जब रिफॉर्म से पहले हम लोग क्या करते थे, बाहर से, एक्चुअली हमारी इकोनॉमी एक तरह से क्लोज थी लगभग, बाहर से हमारा ज्यादातर व्यापार वगैरह कम था, बहुत कम था लगभग। ज्यादातर सेक्टर गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे और कई कंट्रियों की मोनोपोली थी। लाइसेंस सिस्टम था, कई सिस्टम में लाइसेंस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत थे, रेड टेपिज्म था, ये सब। लेकिन हमारे पास तेल का उत्पादन तो था नहीं। क्रूड ऑयल हमें क्रूड ऑयल क्या कहेंगे, कच्चा तेल हमें बाहर से ही आयात करना पड़ता था। अब आयात करने के लिए हमें पैसे पे करने किसमें पड़ेंगे, फॉरेन करेंसी में, डॉलर में हो या दिनार में हो या सऊदी रियाल हो या ओमानी रियाल हो, जहां जिस करेंसी जिसकी रही हो।
फॉरेन करेंसी में ज़्यादातर डॉलर में लेन देन होता था। अब जब डॉलर में लेन देन होता है और हम व्यापार कर नहीं रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी कहाँ से? आएगी नहीं। उस बीच में 89 और 90 में गल्फ वार हो गया, तेल के दाम बढ़ गए, और जब क्रूड ऑयल के दाम खूब बढ़ गए तो इंडिया को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे थे फॉरेक्स रिजर्व से। अब जब फॉरेक्स रिजर्व से ज़्यादा, और क्योंकि ओपन इकॉनमी उतनी है नहीं, बहुत पार्शियली ओपन थी, बहुत छोटा मोटा व्यापार, उससे जो पैसे हो रहे थे, अब तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं, और तेल के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा इकॉनमी डिपेंडेंट। गाड़ियाँ, ट्रेन, ट्यूबवेल इंजन से चलते थे ना पहले, पावर सेक्टर था नहीं, हर जगह इंजन लगे रहते थे, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, पूरा रिफाइनरी सिस्टम सब किस पे डिपेंडेंट था? क्रूड ऑयल पे, पूरा एनर्जी सप्लाई। अब पूरी एनर्जी सप्लाई जब अफेक्ट हो रही है और फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास कम हो गया, तो अब ये सुनने में आया कि 3 हफ्ते के लिए सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व बचा था। तो क्या कंडीशन हो जाती? भूखमरी, बेरोजगारी, सारी कंपनियां ठप हो जाती, पूरी इकॉनमी कोलैप्स होने के कगार पे, फॉरेक्स रिजर्व नहीं। अब ये लोन लेने के लिए जा रहे थे आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास। तो ये लोग हेल्प करने से पहले आ रहे हैं, हेल्प करने से पहले इंडिया के ऊपर इन्होंने कंडीशन रखी। इन्होंने कहा आप अपनी इकॉनमी पहले ओपन करिए, रुपए की वैल्यू आप गिराइए, एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोटिंग करिए, इसमें फिक्स से फ्री फ्लोटिंग ले जाइए, करंट अकाउंट को कन्वर्टेबल करिए, मतलब वो मार्केट के बेसिस पे रुपए वैल्यू डिसाइड हो, और अपने यहाँ आप रिफॉर्म करिए, कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज, कुछ से लाइसेंस हमें आके अपनी मार्केट का यूज करने दीजिए। क्योंकि आईएमएफ में क्या है, आईएमएफ के पास जो पैसे हैं वो कई कंट्रियों के दिए हुए पैसे हैं ना, तो भाई वो उनको जब तक फायदा नहीं होगा तब तक क्यों आएंगे, क्यों देंगे पैसे आपको लोन? तो वो भी अपना बेनिफिट देखेंगे। तो कुछ चीज़ें निगोसिएशन हुई, कुछ पैरामीटर्स लागू हुआ, इकॉनमी में रिफॉर्म हुआ, चीज़ों का लिबरलाइजेशन, उदारीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण किया गया, तो हमारा इकॉनमी एक तरह से ओपन हुई। फिर उसके बाद व्यापार होना चालू हुआ, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ना आएगा, फिर फॉरेक्स रिजर्व उन लोगों ने भी दिया फंडिंग, लोन मिला, तो लोन बाद में हम लोग वापस कर दिए, बट उस समय उन्होंने कंडीशन रख दी ना, इकॉनमी ओपन करिए आप, आपको इकॉनमी ओपन करनी पड़ी, उनको मार्केट मिली एक्सेस, इससे वो फायदा कमाएंगे। ऐसे इकॉनमी ये वर्क की एलपीजी रिफॉर्म। तो उसके बेसिस पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को किस में कर दिया गया? फ्लोटिंग में। अब इसमें एक टर्म आएगा अगला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट समझ में आ गया ना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट समझ में आ गया, क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया, कैसे परिवर्तन हुआ अपनी इकॉनमी में। अगला आएगा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
हाँ, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे आते हैं। अब तक आपने क्या क्या पढ़ा? फिक्स्ड पढ़ लिया, ठीक है, और क्या पढ़ लिया? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब मैनेज्ड में क्या आएगा? इन्हीं दोनों को मिक्स कर दो। आप देखे होंगे कई बार क्या कहते हैं, जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो रहा है मार्केट ड्रिवेन, कई बार हमारी करेंसी में दो टर्म अभी पढ़े, एक रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, एक तो अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। ये टर्म कहां पे यूज होंगे? फ्लोटिंग में। फ्लोटिंग में ना, अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन कहां होगा? फ्लोटिंग में ना, क्योंकि मार्केट ड्रिवेन है ना, दोनों टर्म मार्केट ड्रिवेन है। और फिक्स्ड वाला कहां होगा? डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन कहां यूज होगा? फिक्स्ड में। अब इसी रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन और चारों चीजों को मिक्स कर दो। कभी कभार हमारी करेंसी बहुत तेजी से गिरने लगे मार्केट में, ठीक है, तो यहां पे आरबीआई आ जाती है। आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करता। तो ये क्या करेगा? जो इसके पास फॉरेक्स रिजर्व है उसको मार्केट में डाल देगा, सप्लाई कर देगा, जिससे डिमांड और सप्लाई, अपनी करेंसी और फॉरेन करेंसी के बीच में जो डिमांड और सप्लाई का गैप आ रहा है उसको कम किया जा सके। एक तो मैनेज है, ठीक है, एक टर्म ये हो गया। दूसरा क्या है? फ्लोटिंग, तैरना, क्या तरता हुआ ना। हिंदी में क्या कह रहे हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को? हिंदी में तो सर वही आ रहा है फ्लोटिंग, ऐसे तैरता हुआ। हिंदी में, हिंदी ही यही फ्लोटिंग ही आ रहा होगा, और फिक्स्ड को फिक्स्ड ही हिंदी में लिखे होंगे। फ्लोटिंग ही लिखा है ना, वो तैरता हुआ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसीलिए इसका इकोनॉमी टर्म ऐसा कुछ मिला नहीं। इसका ना मैनेज, प्रबंधित होना चाहिए, प्रतिबंधित नहीं, प्रबंधित है। प्रबंधित ना, हाँ ठीक है, प्रबंधित मतलब मैनेज किया हुआ, हाँ प्रबंधित लिखा है ना, ठीक है। मैनेज हो गया एक। अब मैनेज्ड कैसे? मान लिया हमारा रुपया, ये डॉलर का सिंबल है ना, रुपए का क्या सिंबल है? ऐसे है ना, बीच से है, ऐसे है ना, हाँ ठीक है। रुपया हमारा क्या हुआ? इसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरती जा रही है ना। जब रुपए की वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही है, क्यों गिर रही है? इसकी डिमांड ज्यादा हो गई, इसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इसकी डिमांड, इसकी सप्लाई क्या करेगी? आरबीआई बढ़ा देगी। और कहां से बढ़ाएगी? इसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई के पास, उसके पास जो फॉरेन करेंसियों का रिजर्व है, वो क्या करेगी? उसको मार्केट में फ्लो करा देगी। जब वो मार्केट में फ्लो करा देगी तब हमारे रुपए की वैल्यू कंट्रोल हो जाएगी, ऊपर जानी चालू हो जाएगी, क्योंकि ये करेंसी अवेलेबल हो गई मार्केट में। तो ये रिलेटिव टर्म में एक दूसरे से एक्चुअली में कम हो रहे थे ना, तो अब कम नहीं होगा। इससे क्या होगा? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैनेज हुआ ना। क्या हुआ? ये रिवैल्यूएशन हुआ ना। डिवैल्यूएशन में फॉरेक्स रिजर्व और मार्केट से निकाल लेगी वो, तो वहां डिवैल्यूएशन हो गया, वहां करेंसी की वैल्यू गिरा देगी। तो इस तरह यहां पे क्या हो रहा है? मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वो चारों टर्म यूज हो गए ना यहां पे। चारों टर्म का मिक्सचर अगर यूज कर लो तो कहां आ जाओगे? इसका डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन का मिक्सचर यूज किया तो कहां जाओगे? फ्लोटिंग पे। और रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन को यूज किए तो फिक्स्ड पे।
समझ गए ना सारी चीजें इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत, जो कंसंट्रेट होके बैठा है वो समझ रहा हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम लोग ना समझो ना तो बाकी अगला देखेंगे इसमें कितने बजे स्टार्ट हुई है क्लास ये बताओ। हाँ आज तक जल्दी थी। रोजी तो जल्दी रहती है तुमको। अगला लिखोगे टॉपिक नीर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर।